गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाली है। चलिए हम बात करें आपके अध्याय नंबर 2 जो है राजा, किसान और नगर। इस अध्याय में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का लगभग 1200 वर्षों का इतिहास जो है वो पढ़ चुके हैं। आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं आपका एक बड़ा सा टेस्ट, हाँ बड़ा टेस्ट मतलब 52 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये देखने के लिए कि आपने इस अध्याय की कितनी तैयारी की है जानते हैं। लीजिए एक हाथ में कॉपी और एक पेन। और यह ना केवल अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यदि आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मौर्यस और गुप्ता के बारे में और खासकर कुषाण के बारे में यदि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो ये टेस्ट मैं आपका लेने वाला हूँ और ऐसी ये जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कुल कितने महाजनपद थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से है 14, 15, 16 और 17। कितने महाजनपद थे? सही उत्तर है 16 महाजनपद थे। दूसरा प्रश्न ये रहा और 16 महाजनपदों में ये थे जिसमें कंबोज है, कंधार है, पंचाल है, कौशल है, मल्ल, मगध, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, महाजनपद से क्या भाव है? क्या मतलब है महाजनपद? देखिए छोटा राज्य है, विशाल राज्य है, धनी राज्य है, गरीब राज्य है। सही उत्तर है ये विशाल राज्यों को जो उस समय स्थापित हो चुके थे उनको कहा जाता था महाजनपद और छोटों को जनपद कहा जाता था। तीसरा प्रश्न ये रहा, तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? बताना है आपको। तक्षशिला इंपॉर्टेंट नाम है, बताऊंगा इसका महत्व भी। मगध, गंधार, वैशाली या पंचाल? सही उत्तर बताना है। और हमने पीछे आपको बताया भी था, मानचित्र में नजर आ रहा था, तो वो है गंधार की राजधानी का नाम था तक्षशिला। और तक्षशिला नाम से ही पता लग जाता है। देखिए तक्षशिला का जो संस्थापक थे वो भगवान राम के जो छोटे भाई थे भरत, उनके जो बेटे थे जिनका नाम था तक्ष, उनके नाम पर ही तक्षशिला जो है वो लगभग 700 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना इसका इतिहास है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है या विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, जहाँ से दूर दराज से विदेशी से जो है लोग जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए जो छात्र थे वो आते थे। तो अपना वैभव है तक्षशिला का। और यहीं से आचार्य कौटिल्य का नाम भी वो आचार्य रहे इसी विश्वविद्यालय में। तो ये तक्षशिला का इतिहास। अब बात करते हैं चौथा, बिंबिसार कहाँ का शासक था? बताना है। देखिए बिंबिसार भी है और बिंबिसार अलग अलग नाम है। तो बिंबिसार कहाँ के शासक थे? गंधार, वत्स, मगध या अवंती? सही उत्तर है मगध के ये शासक थे। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, मगध की आरंभिक राजधानी का नाम आपने बताना है। मगध की जो राजधानी थी वो बाद में कोई और थी, लेकिन प्रारंभ में कुछ और थी, उनका नाम आपको बताना है। पाटलिपुत्र, राजगाह, कौशाम्बी या तक्षशिला? सही उत्तर है राजगाह। याद रखना राजगाह को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी नाम से ऑप्शन जो है आपको पूछी जा सकती है। छठा प्रश्न ये रहा, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र था, लेकिन पुत्र का नाम आपको जानना है। अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयन या महापद्मानंद? सही उत्तर है अजातशत्रु जो है वो इसके बेटे थे जो राजगद्दी के ऊपर बैठे। सातवां प्रश्न ये रहा, नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपको बताना है। धनानंद था, महापद्मानंद था, परमानंद था या विवेकानंद था? सही उत्तर है महापद्मानंद। सही उत्तर है महापद्मानंद। और याद रखना ये जो महापद्मानंद थे इनकी वीरता के कारण इनको उग्रसेन भी कहा जाता था, और एक और नाम से, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को नाश किया था इसलिए इनका नाम जो है वो सर्व क्षत्रांक के नाम से भी जो इनको जाना जाता है। आठवां प्रश्न ये रहा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, महापद्मानंद, विवेकानंद या परमानंद? देखिए धनानंद तो महापद्मानंद तो हो नहीं सकते क्योंकि ये जो संस्थापक थे, लेकिन यहाँ पर जो तीनों में से एक है वो है धनानंद। याद रखना धन का बहुत जो है वो लालची था, धन इकट्ठा करने में लगा रहता था, इसलिए प्रजा में बहुत जो बदनाम था और यही उसके पतन का कारण भी बना। तो भाई नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, याद रखना। और लेकिन धनानंद की खास बात मैं बताऊं कि धनानंद वो शासक था जिससे सिकंदर भी डर गया था। मतलब सिकंदर की सेना धनानंद की सेना से डर गई थी। कैसे? क्योंकि धनानंद के पास उस समय लगभग
2 लाख जो है उसके पास जो है वो सेना थी, पैदल सेना 2 लाख, उस समय की बात करें, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और 60,000 उसके पास घुड़सवार और 6,000 लगभग उसके हाथी थे। तो इतनी बड़ी सेना होने के कारण सिकंदर जो है उससे लड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसकी सेना ने मना कर दिया और वो लड़े नहीं। क्लियर हो गया। बात कर देते हैं 9वां प्रश्न ये रहा, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे? मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण बताना है आपको। क्यों ताकतवर था? लोहे के विशाल भंडार है वहाँ पर, या विशाल भंडार थे, उत्तम प्रकार के जिससे हथियार तैयार किए गए, भौगोलिक स्थिति थी, मतलब सुरक्षित था, चारों तरफ से नदियां थे, पहाड़ थे, इस तरह से सुरक्षित था, विशाल शक्तिशाली सेना थी, या उपरोक्त सभी? अभी भी मैंने बताया है, तो इसका मतलब क्या है? उपरोक्त सभी, ये सही था, इसलिए जो है वो शक्तिशाली हुआ मगध। फिर मौर्य युग का स्रोत किसे माना जाता है? मतलब मौर्य युग को जानना है, मौर्य काल के जितने भी राजा उनके बारे में जानना हो तो कौन कौन से स्रोत हैं? मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र है, अंडिका है, या उपरोक्त? ये सभी किताबें जो है वो ज्ञान देती हैं मौर्य काल के समय का, तो इसलिए उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न ये रहा, मैगस्थनीज कौन था? नाम आपने सुना है, मैगस्थनीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म प्रचारक था, यूनानी राजदूत था, चीनी यात्री था, या ईरानी यात्री था? सही उत्तर है यूनानी राजदूत, यूनान का ये रहने वाला था। और याद होगा आपका सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से जब हार खाई थी तो उसे 5 वर्ष के लिए 302 से लेकर 298 ईस्वी तक जो है राजदूत के तौर पर जो है उसे जो है भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है। 12वां प्रश्न ये रहा कि मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपने बताना है। मैगस्थनीज से कौन सी पुस्तक जो लिखी? अर्थशास्त्र, महापुरुष, अष्टाध्याय, या इंडिका? सही उत्तर है इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मैगस्थनीज ने लिखी थी, जिसमें उसने यहाँ के जो भी देखा उसके बारे में लिखा। 13वां प्रश्न ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताना है। गुरु कौन थे? अभी जो नाम उनका आया था, कालिदास, चाणक्य, विशाखादत्त, या शूद्रक? सही उत्तर है चाणक्य। याद रखना, चाणक्य इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु, वो गुरु जिसने जो है एक छोटे से बालक को जो है शिक्षित किया और एक बड़े एक उस समय ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो दुनिया में एक मिसाल है, तो वो चाणक्य के गुरु के कारण ही हुआ था। और चाणक्य को और नाम से भी जाना जाता था विष्णुगुप्त, और ये प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर है। 14वां प्रश्न ये रहा, कौटिल्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ था उसका नाम आपने बताना है। क्या ग्रंथ था? इंडिका, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, या मेघदूत? इंडिका हो चुका है अभी, लेकिन ये 3 बचते हैं, तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें उसने चाहे राजनीतिक पक्ष हो, राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसे होने चाहिए, बहुत सारी बातें उसने लिखी गई हैं। 15वां प्रश्न ये रहा, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक है जिसमें मतलब धनानंद की जो हार का वर्णन किया गया है और चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये नाटक है मुद्रा। किसे लिखा था? चाणक्य, विशाखादत्त, मैगस्थनीज, अतुल? सही उत्तर है विशाखादत्त ने लिखा था। 16वां प्रश्न ये रहा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब तक तो पता लग जाना चाहिए भाई, कौटिल्य, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। धनानंद को हराकर किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न ये रहा, 17वां, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम था, बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। गंधार, पाटलिपुत्र, राजगढ़, या कुशीनगर? सही उत्तर है पाटलिपुत्र, पटना। आज का बिहार जो पटना है उसके नजदीक पाटलिपुत्र हुआ करता था। 17वां प्रश्न पाटलिपुत्र। 18वां, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? बहुत सारी विजय हासिल की, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन थी? पंजाब की विजय, कलिंग की विजय, दक्षिण की विजय, या मगध की विजय? सही उत्तर है मगध की विजय, जो 321 ईस्वी पूर्व में उसने जीती थी। तो ये इंपॉर्टेंट थी। धनानंद उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा ताकतवर जो है वो शासक था, उसको हराना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। 19वां प्रश्न ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी को जानना है आपने। अशोक, उसके बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, या बिंदुसार? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, वो राजगद्दी के ऊपर जो है वो बैठा था लगभग 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। फिर 20वां प्रश्न, बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बैठा, लेकिन पुत्र का नाम बताना। देखिए, बिंदुसार के लगभग 101 बेटे थे, याद रखना, 19 उनकी रानियां थी और 101 पुत्र थे। तो भाई अगला जो उसका, लेकिन 101 में से कौन जो है वो शासक बना था, उत्तराधिकारी बना था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ, या हर्षवर्धन? सही उत्तर है अशोक। और अशोक ने 99 ब्रदर को मारकर ही अपने इस राजगद्दी के ऊपर बैठा था, तो अशोक उत्तर है।
21 मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, यस आपको बताना महान शासकों में से कौन था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बृहद्रथ। याद कीजिए कौन है, और वो है अशोक। अशोक को महान कहा जाता है क्योंकि उसने कुछ समय के पश्चात जो जनता के लिए किया, जो शासन स्थापित किया, उसके द्वारा या उसको देख कर उसे महान कहा जाता है। तो अशोक सही उत्तर है। 22वां प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब हुआ। अशोक ने जो जीती थी लड़ाई, अंतिम लड़ाई थी, और इस लड़ाई के पश्चात उसने जो है वो सब कुछ त्याग दिया था। तो वो कब हुई थी वो बताना है। 259 ईसा पूर्व, 81 69 या 61 ईसा पूर्व में। सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, और जिसमें बहुत हजारों लोग जो है मारे गए, और उसके खून को देखकर ही अशोक के मन में युद्ध के प्रति जो है घृणा उत्पन्न हो गई थी। चलिए बात करते हैं 23वां प्रश्न, कलिंग के युद्ध का क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला। पहला, अशोक ने युद्ध को सदा के लिए त्याग कर दिया। उसने भेरी घूस के स्थान पर धर्म घूस या धम घूस की स्थापना की। अशोक ने अपना जीवन लोक भलाई में लगा दिया, या उपरोक्त सभी। तो अब तक पता लग गया होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 24वां प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। देखिए अशोक से पहले मैं बताऊं 4 प्रांत थे, लेकिन क्या अशोक के समय में कितने प्रांत थे वही बताने हैं। 1, 5, 7 या 10। सही उत्तर है 5 प्रांत। एक और प्रांत जो बड़ा था, जिसकी बात अभी हमने करी थी, वो था कलिंग। लेकिन 4 प्रांत कौन थे उनके बारे में भी आपको जो है वो पता होना ही चाहिए। देखिए कौन कौन था। मगध था, पूर्वी प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, और दक्षिणी प्रांत था, और 5वां बन गया कलिंग प्रांत, जो मैंने अभी आपको बताया। तो 5 जो है प्रांत थे। 25वां प्रश्न, मौर्य शासन काल में गांव का मुखिया को क्या कहा जाता था। गोप, ग्रामीणी, राजुक या फिर भोजक। सही उत्तर है ग्रामीणी कहा जाता था। 26वां प्रश्न ये रहा, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम आपको बताना है। धर्म महामात्र कहा जाता था, अमात्य, युक्त या कुमार। सही उत्तर है धर्म महामात्र उसको कहा जाता था, धर्म का प्रचार करने के लिए। फिर 27वां, अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। अशोक ने बहुत सारे धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को निकालकर अपने एक धर्म बनाया था, अपना धर्म स्थापित किया था। वो उसके सिद्धांत क्या थे। बड़ों से सम्मान पूर्वक बात करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त सभी। तो क्या था, ये सारी की सारी बातें उसमें शामिल थी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन ये रहा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या पग उठाए, क्या कार्य उसने किए। उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3री महासभा का आयोजन, और राज्य में अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण, जहां पर जो है वो बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते हैं। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी कार्य उसने किए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29वां, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री को भेजा था। पुत्र और पुत्री का, लेकिन पुत्री का नाम आपको बताना है। महेंद्र, अमरपाली, मूरा या संघमित्रा। सही उत्तर है संघमित्रा। बेटे का नाम था महेंद्र, और मूरा जो है उनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, यस यस ना, नहीं नहीं नहीं, मूरा जो उनकी माँ का नाम था। यस, अगला संघमित्रा, ये इसका आंसर होगा। 30वां, अशोक को प्राचीन भारत का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता है। अशोक को प्राचीन भारत का महान सम्राट क्यों कहा जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, उसका जो प्रशासन था वो उच्च कोटि का था, उसने बौद्ध धर्म के लिए जो प्रशंसनीय योगदान दिया, ये सारे कार्य उसने किए, इसलिए उसको अशोक महान कहा जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 31वां प्रश्न, अशोक की मृत्यु कब हुई, आपको सन बताना है। 269 ईसा पूर्व में, 242 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, या 230 ईसा पूर्व में। सही उत्तर है 232 ईसा पूर्व में। 32वां प्रश्न, मौर्य काल का प्रसिद्ध उच्च शिक्षा केंद्र था। कुछ तो आपको पता लग गया है, लेकिन बताना है तक्षशिला, उज्जैन, बनारस। उपरोक्त सभी। भाई तक्षशिला तो था ही, ये भी थे, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। 33वां प्रश्न ये रहा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अंतिम शासक आपने बताना है। मौर्य का अंतिम शासक, अयोग्य शासक, उसके पश्चात किसी और ने शासन किया। राजा राज, बिंदुसार, बृहद्रथ या गोपाल। सही उत्तर है बृहद्रथ, सबसे निकम्मा शासक, क्योंकि उसके जो सेनापति था पुष्यमित्र, उसे नहीं उसका वध कर दिया, और इस प्रकार से खुद वो राजगद्दी के ऊपर बैठ गया था 185 ईसा पूर्व में। क्लियर है। 34वां प्रश्न, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था। कुषाण वंश का बताना है। पुष्यमित्र, कनिष्क, रुद्रसेन और लक्ष्मण सेन। सही उत्तर है कनिष्क महान। याद होगा आपको, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न 35वां, चौथी बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी। देखिए तीसरी करी थी अशोक ने, चौथी बताना है आपको।
अशोक ने, हर्ष ने, मेनेंडर ने, कनिष्क ने। तो अशोक ने तीसरी की थी, वो हट जाता है, बचाता है हर्ष, मेनेंडर और कनिष्क। सही उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर में किया गया था। और यहाँ पर जो है एक और इम्पोर्टेंट घटना घटी थी कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक था महायान और दूसरा था हीनयान शाखा, और यहीं पर त्रिपिटक की रचना भी की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं 36वां प्रश्न, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? उनकी अशोक की तरह उसने कार्य किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या हर। सही उत्तर है कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता था। उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए और प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। 37वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सन बताना है। 275 ईसा पूर्व में, 74 में, 40 में या 272 ईसा पूर्व में? सही उत्तर है 240 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन किसने की थी? ये भी प्रश्न 38वां, किसने करी थी संस्थापना किसकी? गुप्त साम्राज्य की। चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? सही उत्तर है श्रीगुप्त ने। याद रखना सही उत्तर है श्रीगुप्त ने करी थी, और उसके पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच बैठा और उसके बाद चंद्रगुप्त जो है प्रथम आया था। याद रखना इस तरह से इनका जो है वो था। तो ये आंसर होगा श्रीगुप्त ने करी थी 240 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 39वां, गुप्त सम्मत किस शासक द्वारा चलाया गया था? गुप्त सम्मत किस शासक द्वारा? ये वो शासक, देखिए अगर श्रीगुप्त की बात करें और घटोत्कच की बात करें, ये अधीनस्थ थे, किसी राजा के अधीन ये शासन कर रहे थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो जो स्वतंत्र था उसने ही जो है वो गुप्त वंश का, उसने ही गुप्त संवत जो है वो चलाया था। तो ऑप्शन ढूंढिए आपको, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की और अपने आप को आजाद घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, और इसी प्रकार से उसने ही गुप्त सम्मत की जो है वो गुप्त सम्मत को चलाया था। याद रखना गुप्त सम्मत को चलाया था 320 ईस्वी में जब राजगद्दी के ऊपर बैठा था। फिर बात करते हैं 40वें प्रश्न की, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन, देखिए नेपोलियन जो है फ्रांस का एक महान शासक था जिसने जो है पूरे लगभग जो है वो यूरोप को जीत लिया था, लेकिन उसका विश्व को जीतने का जो सपना था वो वाटरलू के युद्ध में जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर उसने हार खाई थी। लेकिन भारत का एक ऐसा राजा था जिसने पूरी जिंदगी में किसी भी युद्ध में हार नहीं खाई, इसलिए उसको कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। और ये नाम ये रहे किसको कहा जाता? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। ठीक है, और स्मिथ ने इसको जो है संज्ञा दी थी। 41वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? प्रसिद्ध क्यों था? उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, उसने उच्च कोटि के शासन की स्थापना की, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, इसलिए उसको उसका प्रसिद्ध जो है वो कहा जाता है। फिर 42वां प्रश्न, कौन सा यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था? इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि ये चीनी यात्री था, तो बताना है मेगास्थनीज, फाहियान, वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को पिंजारो। सही उत्तर है फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतवर्ष में आया था। और 43वां प्रश्न ये रहा, फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी? उस पुस्तक का नाम बताना है। फोको की, अर्थशास्त्र, इंडिका और हिस्टोरिका, इनके बारे में आप जान चुके हैं, तो केवल एक है फोको की या हिस्टोरिका। यूनानी जो है वो किताब है, लेकिन फोको की जो है वो चाइनीज है, तो इसका मतलब ये किताब जो लिखी गई थी। 44वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? ऑप्शन रहेंगी, सैनिक कमजोर थे, हूणों के आक्रमण के कारण हुआ, या कमजोर उत्तराधिकारी थे। सही उत्तर है कमजोर उत्तराधिकारी के कारण, हूणों के आक्रमण के कारण और सैनिक, सभी उपरोक्त सभी सारे के सारे जो है कारण बनते हैं। 45वां प्रश्न ये रहा, गुप्त काल में प्रांत क्या कहलाते थे? देखिए प्रांत नहीं कहा जाता था, लेकिन प्रांत की जगह कोई और शब्द कहा जाता, भुक्ति, विषय, राष्ट्र या मंडल। सही उत्तर है भुक्ति कहा जाता था। और 46वां प्रश्न ये था कि गुप्त काल में प्रांत का मुखिया को क्या कहा जाता? मतलब भुक्ति के मुखिया को क्या कहा जाता था, यह बताना है। विषयपति, उपारिक, मंडलेश्वर या राष्ट्रपति। सही उत्तर है उपारिक कहा जाता था, जबकि आजकल क्या कहा जाता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसको उपारिक कहा जाता है, नाम बदले हैं सिर्फ, इसी तरह से स्थिति है। 47, गुप्त काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? गांव के मुखिया को भी कुछ कहा जाता था भाई। हमने जो है वो मौर्य काल का पढ़ा था, उसमें ग्रामीणी कहा जाता था, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता था? ग्रामिक, ग्रामपाल, सरपंच या प्रधान। सही उत्तर है ग्रामिक कहा जाता था, थोड़ा चेंज है।
और 48वां प्रश्न ये रहा, गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा थी, आपको बताना है पाली, प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत। सही उत्तर है संस्कृत। और 49वां प्रश्न ये रहा, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? कौन था भाई, कौन सा वंश था? मौर्य था, गुप्त वंश था, कुषाण था या सातवाहन वंश था? और सही उत्तर है कुषाण वंश, जिसका महान शासक था कनिष्क। 50वां प्रश्न, किस और कनिष्क के शासनकाल में ही ये सिक्के चले थे? किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सबसे ज्यादा? तो बात कर लेते हैं, सातवाहन, गुप्त वंश, मौर्य वंश या चोल वंश? सही उत्तर है गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया था। और अब आता है सेकंड लास्ट प्रश्न, पंचतंत्र का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, कालिदास, रहीम या चाणक्य? सही उत्तर है विष्णुगुप्त शर्मा। याद होगा बचपन में आपने जो टीवी के ऊपर पंचतंत्र की कहानियां बहुत देखी होंगी। और 52 प्रश्न ये रहा, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं, जिसके सुंदर चित्र और उनकी अद्भुत मूर्तियों की साज सजा को देखने के लिए विदेशों से लोग भारतवर्ष में आते हैं आज भी। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से 52 में से आपका कितने सही उत्तर हैं जरूर देखिएगा, और इस तरह से अपने आप को जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो ये आपकी तैयारी के लिए 52 प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। और एक छोटी सी कोटेशंस, कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है? कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है? एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दोस्ती के लिए बराबरी नहीं देखी जाती है। सच तो यह दोस्ती में सब बराबर होते हैं, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीबी दोस्ती में कहीं नहीं टिकती है। तो इसलिए दोस्ती सबसे अच्छा जो है वो रिश्ता है। दोस्ती को, रिश्ते को अच्छे से निभाइए, अच्छे से ज़िंदगी जिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।